नमस्कार, मैं जगवीर त्यागी आगरा शोध संस्थान में आपका स्वागत करता हूं और इस संदर्भ में आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो जैविक खेती से संबंधित है। और आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप जो पहले 1960 से पहले जो हरित क्रांति से पहले जो खेती होती थी उस खेती को हम लोग जब करते थे हमारे किसान भाई, तो उस समय हमारी जो खेती थी उसका पैटर्न अलग ही तरह का था, जिससे हमारे जो उत्पाद आते थे खेती के जिसको हम लोग खाते थे, उस उत्पाद से जो हमारे मानव शरीर में जब हम खाते थे उनके स्वाद ही अलग तरह के थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने अपने हरित क्रांति को शुरू किया जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का डालना था और उसके साथ ही पेस्टिसाइड थे, हर्बिसाइड थे, इनका प्रयोग धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई हमने प्रयोग करना शुरू किया। तो हमारी खेती में इनके जो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट थे हमारे अन्न के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, या पशु हमारे उसी उत्पाद को अन्न के रूप में या भूसा के रूप में, हरे चारे के रूप में जो खाते थे, उस रूप में जो उनके खाने के द्वारा जो टेस्ट आता था हर चीज़ में, वो टेस्ट धीरे धीरे इन पेस्टिसाइड और फंजीसाइड से ख़त्म होता चला गया। और इसको दोबारा से हमें लाने के लिए अपने प्रयास करने होंगे। और इन प्रयासों में जैसे 1960 के दशक से लेकर के अब तक जो हरित क्रांति की वजह से हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ी, उत्पादन हमने काफ़ी बढ़ा लिया, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता थी उसको हम कहीं ध्यान में नहीं रख पाए। लिहाजा हमारी गुणवत्ता थोड़ी ख़राब हुई। उसकी वजह से हमारे मानव शरीर में, वो चाहे दूध के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में या मेवा के रूप में, अन्न के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसके जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट आना जब शुरू हुए तो उसकी कुछ बीमारियां, इस तरह की असाध्य बीमारियां तक होती चली गईं। और उन बीमारियों से बचने के लिए आज हमको महती आवश्यकता है कि हम जैविक खेती की तरफ अपना ध्यान किसानों का या मोटिवेटर लगा के या स्वयं कुछ लोग अपना जैविक खेती करके या कुछ लोगों को किसानों को जानकारी देके इस तरह के उत्पाद तैयार कराएं, जिससे हमारी जो मानव जाति है उस पर इस केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड के कोई विपरीत प्रभाव न पड़ें। तो इसके लिए हमको खेती की तरफ थोड़ा सा यह देखना पड़ेगा कि पहले ज़माने में जब खेती होती थी तो रेस्ट कराया जाता था खेती को। आज के समय में हमने लगातार खेती की, आवश्यकता के अनुरूप खेती की और एक ही तरह की फसल को लेते चले गए, तो उस हिसाब से एक ही तरह की बीमारियां क्षेत्र विशेष में बढ़ती चली गईं। जब बीमारियां एक ही तरह की क्षेत्र विशेष में बढ़ीं, उनके जो कीटों के लिए केमिकल का जो प्रयोग किया या फंगीसाइड का प्रयोग किया फंगस के लिए, तो वो हमारी जो कीट थे उनके अंदर, जैसे कीटनाशी हमने डाला तो उनके अंदर बायोमैग्नीफिकेशन होने की वजह से पौधों, हमारे कीटों में प्रतिरोधक क्षमता उस कीट के प्रति बढ़ती चली गई और कीट फिर और ज़्यादा संख्या में और घातक रसायनों से मरने की स्थिति में आ गए कि घातक रसायनों से भी नहीं मरते थे वो खेतों से। लिहाजा फसलें बर्बाद होती चली गईं। इन सब से अगर हमको बचना है तो हमें अपनी खेती के प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, उसको जैविक खेती का रूप देना होगा, जिसमें हमें समय समय से, जैसे पहले किसान भाई हमारे गोबर की खाद को खेत में डालते थे, उसी तरह से गोबर की खाद को, सड़ी हुई को
खेत में डालना पड़ेगा। उसी के साथ अगर पशु संख्या कम है किसी किसान पे, तो उसमें ही हम हरी खाद करके भी अपने ज़मीन की जीवांश कार्बन की मात्रा को हम एक मेंटेन कर सकते हैं। पहले क्या था कि ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा अच्छी थी, हमने जैसे ही धीरे धीरे अपनी फसलें लेना शुरू किया और लगातार फसलें लेते गए, तो जीवांश कार्बन की मात्रा धीरे धीरे घटती चली गई। तो मृदा का जो स्ट्रक्चर था, जो संरचना थी, उसमें हल्का सा मूलभूत बदलाव आए और उन बदलावों की वजह से ही हमारी खेती में जो पैदावार है वो घटती चली गई। जब पैदावार घटती चली गई तो किसान ने क्या किया कि फर्टिलाइज़र की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। जब फर्टिलाइज़र की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया तो जैसे किसान भाई अब कहते हैं कि हमारी ज़मीन चटोर हो गई है, चटोर होना नहीं है, उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा को हम न डाल के हम फर्टिलाइज़र पे ही डिपेंड हो गए। उसका आज हमें दुष्परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि हमारे मानव शरीर के अंदर भिन्न भिन्न तरह के रोगों का आना शुरू हो गया है और ये सबसे मुख्य कारण इसी से है। और जैविक खेती करने के लिए हमने जैसा पहले अभी बताया कि गोबर की खाद है, हरी खाद है, मुर्गी की खाद है, ये खादों को हमें समय समय पर देना पड़ेगा। अब गोबर की खाद भी हमारे यहाँ पशु कम होने की वजह से बहुत से अलग से कुछ पद्धतियाँ ईजाद हुई हैं जिनसे कि कम गोबर की खाद से ही हमारा जीवांश कार्बन का मात्रा हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसमें हमारे नेडप विधि से तैयार की जाने वाली गोबर की खाद की विधि है, जिसमें कि हम जो पहले गोबर की खाद डालते थे उसमें से अगर हम 1/5 भाग भी तैयार करके डाल दें तो उससे भी हमारी ज़मीन की जीवांश कार्बन की मात्रा पूर्ति हो जाएगी। इसी श्रृंखला में अगला है केंचुआ की खाद। केंचुआ की खाद, जो हमारे केंचुआ थे पहले ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा ज़्यादा थी, तो हमारे केंचुआ भी ज़मीन के अंदर बहुत मिलते थे। धीरे धीरे रासायनिक खादों का और रासायनिक दवाओं का जब से इस्तेमाल हुआ, हमारे ज़मीन के अंदर केंचुओं की संख्या घटती चली गई। अगर उनकी संख्या घटती चली गई तो वो क्या करते थे कि हमारी मिट्टी को खा के परिवर्तित करके वो खाद के रूप में परिवर्तित करते थे। अब चूँकि केंचुआ नहीं रहे खेती में, तो उसके एवज में अब हम गोबर की डाल के और केंचुआ पालन करा के अपनी ज़मीन में उस तैयार खाद को डाल के उस जीवांश कार्बन की पूर्ति हम कर सकते हैं। जिसमें कि हमारे केंचुआ की खाद अगर हमें बनानी है तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो चलने वाली वैरायटी है केंचुआ की, एसिनिया फेटिडा, जो कि सबसे ज़्यादा सरवाइव करती है हमारे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत के लिए हमारी यूड्रीलस यूजेनी नाम की प्रजाति है, वो बहुत ज़्यादा सरवाइव करती है। तो उत्तर भारत की वैरायटी को अगर हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना करके, जिसका कि हम 10 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा साइज का अगर फ्रेम बना के और उसमें गोबर डाल के और कुछ हमारा भैंसों का जो कूड़ा करकट है या सानी बची हुई है, ये अगर डाल के हम उसमें केंचुए सरवाइव करें तो वो हमको हर 3 महीने पर हमें खाद देंगे। और उस खाद की तो जो हम खाद डालते हैं उसकी तुलना में 1/20 भाग भी अगर हमने खेती में पर यूनिट, पर एकड़ के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से डाल दी जाए तो हमारी जीवांश कार्बन की मात्रा पूरी हो जाएगी। इसी में एक तीसरी श्रृंखला है काउपेट पिट, CPP जिसको बोलते हैं। वो गाय के गोबर से तैयार होती है। ज़मीन के अंदर 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा पक्का फ्रेम बना कर के उसमें गाय का गोबर हम डालते हैं और उसमें थोड़ा सा अंडे की ऊपर की जो परत होती है उसको डाला जाता है। उसी के साथ इसमें
बायोडायनेमिक प्रिपरेशन जो होते हैं 501, 502, 503, 504 और 505, इनको अगर हम डालते हैं, उसके साथ ही इसमें आधा किलो गुड़ डालते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी जो वो खाद है, वो खाद तो हमें आधी किलो पर एकड़ डाल के भी जीवांश कार्बन की मात्रा को हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो हमने जो बताया जैविक खाद के तरीके, ये 3 तरीके, इन तरीक़ों से हम अपनी ज़मीन की दशा को सुधार के और उसमें हम अगर खेती करें तो हम देखेंगे कि हम अपनी खेती को काफ़ी अच्छी तरह से, और इतना ही नहीं, जब हम एक फसल को लगाने के बाद ज़मीन को अपनी को रेस्ट देंगे, उसके बाद अगली फसल लगाएंगे, तो उससे भी हमारी ज़मीन की जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो स्थिर रहेगी। इसी श्रृंखला में अगर आगे चला जाए तो हम बात करते हैं कि जैविक खेती करके हमारे जो उत्पाद आएंगे, और आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे भूमि पर, या ये कहें कि ग्लोबल वार्मिंग की जो एक कंडीशन आ रही है, उस कंडीशन से बचने के लिए हमें ये उपाय हर हालत में करने ही होंगे कि हमारा जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर, जैसा कि अभी जलवायु परिवर्तन की चर्चाएं चल रही हैं, उसको मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया में जो इस समय मुहिम चल रही है, उसको अभी जैसा कि कल ही परसों में जो G20 सम्मेलन हुआ है, उसमें 1.5% तक लाने की, टेम्परेचर जो मौसम के अनुरूप रहता है उससे 4 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक जो ज़्यादा जा रहा है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करने की जो चर्चा चल रही है, उसको अगर कर लिया जाए तो हमारी फसलों से किसानों को पैदावार भी अच्छी मिलेगी और हम जैविक खेती की तरफ अच्छी तरह सुचारू रूप से बढ़ सकेंगे। और ऐसा करने पर हमको ये लगेगा कि हम अपना जो उत्पाद तैयार करेंगे, और उसके लिए किसान भाइयों को ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हम जैविक खेती पे ले आएं जिससे उनका प्रोडक्शन प्रभावित हो और वो दोबारा से केमिकल फर्टिलाइज़र की खेती की तरफ मुड़ जाएं। लेकिन हमें ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे अपनानी पड़ेगी। उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने केमिकल फर्टिलाइज़र को हर साल जो संस्तुत मात्रा है उसके अनुरूप 20% हर साल रिप्लेस करते जाएंगे, यानी हटाते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके 5 सालों में हम अपनी पूरी खेती को गोबर की खाद, हरी खाद और मेरे द्वारा बताई गई और जो तकनीक हैं उनके द्वारा जब हम खाद लगा के खेती करेंगे तो हमारी 5 साल में धीरे धीरे केमिकल जो रसायन के जो खाद हैं वो हट भी जाएंगे और हमारे किसान की पैदावार भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन की जो दशा है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू होगी। और वो दशा सुधर जाएगी जब, तो हमारी खेती पे कोई उत्पादन पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उत्पादन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा तो किसान इस विधा को करने के लिए सहर्ष रूप से तैयार भी हो जाएंगे। इस श्रृंखला को देखते हुए हम अपनी खेती को आगे बढ़ाएं और उसमें सबसे ज़्यादा अन्न और सब्जियों के रूप में अगर देखा जाए तो हमारी जो फसलें हैं उनमें जैसे धान की फसल है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है और उसके लिए हमारे यहाँ IPM नाम से, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जो विधा बनाई गई हैं जैविक खेती के लिए, तो उसके अंतर्गत अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो IPM पैटर्न में हम अगर खेती करते हैं तो उससे भी हमारी काफ़ी केमिकल रसायनों का हम डालना कम कर सकते हैं कीट और व्याधियों के लिए। जैसा कि जैविक खेती में IPM पैटर्न का मैंने अभी जिक्र किया, इसमें सबसे पहले
हम अपने खेत को गर्मियों में मेड़ साइड से भी छील देंगे और गर्मियों की गहरी जुताई करा दें, जिससे क्या होगा कि हमारी जो गहरी जुताई जब होगी तो हमारी ज़मीन के अंदर जो फसलों को नुकसान करते हैं वो हमारे चाहे कीट हों, फफूंदियाँ हों, वायरस हों, ये सभी जब गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान निकलता है उसमें ये इनके कीट स्वयं ख़त्म होते हैं। उनकी लार्वा, प्यूपा, एग्स ये सब ख़त्म होकर के हमारी संख्या को कम से कम जो नुकसानदायक कीट हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे हमें कम से आगे आने वाली जब फसल लगाएंगे उसमें कम से कम घातक रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कीट और व्याधियां ज़्यादा नहीं होंगे तो हमें रसायन डालने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली चीज़ हो गई हमारी गर्मियों की जुताई और मेड़ों से घास को छीलना, जिससे उनके अंडे, लार्वा, प्यूपा न आएँ। और दूसरा तरीका है मैकेनिकल तरीका, जिसको कहते हैं कि कुछ हमारे कीट हैं उसके बाद भी बच रहेंगे, तो उस स्थिति में हमारे जो कीट हैं उनके लिए कुछ ऐसी विधाएं हैं जिसमें एक आता है लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच के नाम से जानते हैं। जो भी हमारे नुकसानदायक कीट हैं शाम को सूर्यास्त होने से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे से 10 बजे तक उनका प्रभाव हमारे यहाँ इस तरह से देखा गया है कि वो इस समय में अपने प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं, और इस प्रकाश पर आकर्षित होंगे जब, तो हम उसमें इस तरह का प्रकाश प्रपंच बनाएंगे कि ऊपर जो फ्रेम होगा उस पर लाइट जलेगी और उसके नीचे एक 10 लीटर का ड्रम या कोई मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भर देंगे, और पानी भरने के साथ ही उसमें हल्की सी केरोसिन या डीजल डाल देंगे, जिससे लाइट के प्रति आकर्षित होने वाले जो कीट हैं वो वहाँ से जाकर के लाइट पे जाएंगे और फिर धीरे धीरे से नीचे गिरेंगे, तो केरोसिन के पानी में जाएंगे और वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें अपनी जो फसल है उस पर कतई भी कोई रसायन छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे कीट हम लाइट प्रपंच से ही मार देंगे। इसी विधा में नासी प्रबंधन में एक और विधा आती है, इसको कहते हैं फेरोमोन ट्रैप। इसमें फेरोमोन ट्रैप आता है, उसको लगा देते हैं खेत में, 1 एकड़ ज़मीन में अलग अलग सब्जियों के लिए या फसलों के लिए उसकी मात्रा निर्धारित की गई है, और जो कीट प्रभावी है उसी कीट के हिसाब से हमारे ल्यूर तैयार किए गए हैं, और उसमें उस ल्यूर को लगा दिया जाता है, जिससे नर कीट आकर्षित होता है। उसको लगता है कि यहाँ मेरी मादा हीट पर है, और वो उसके अंदर घुस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है, और उसी में जाके वो ख़त्म हो जाता है। तो इस विधा से भी हम बगैर कोई रसायन डाले हुए अपने कीटों और व्याधियों को नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम अपनी मैकेनिकल सिस्टम में जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद भी हम अपनी फसलों को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी विधाएं हैं। इसके बाद भी अगर कीट और व्याधियां बचती हैं उसके लिए इस तरह की दवाएं तैयार की गई हैं जो मार्केट में भी उपलब्ध हैं, और आप अपने देसी नुस्खों के हिसाब से भी बना सकते हैं। और इन नुस्खों के हिसाब से बनाने से आपको कुछ पैसा ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, और उनका अगर छिड़काव हम कर दें या पानी के साथ, सिंचाई के साथ उनको चला दें, तो उससे भी हमारी फसल काफ़ी स्तर तक हम बचा सकते हैं, और उसमें भी घातक रसायनों का प्रयोग न करके हम अपनी फसल को आगे ले जा सकते हैं, जिससे
हमारी फसल सुरक्षित निकलेगी। इसी तरह से हम फफूंदीनाशक भी तैयार हुए हैं और उनसे भी हम अपनी खेती को बचा सकते हैं। अब आखिरी बात आती है कि हमारे किसान भाई इस समय खरपतवार कंट्रोल करने के लिए खेत में पहले निराई गुड़ाई करते थे। आज वह दौर चला गया, क्योंकि किसान को निराई गुड़ाई कराने में मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ती है। उसके बनस्पत रासायनिक छिड़काव करके हमारे किसान भाई उसको दूर करना चाहते हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दोबारा से पुनः निराई गुड़ाई पर ही किसान भाइयों को आना पड़ेगा, जिससे कि हमारे घातक रसायन हमारी खेती में न जाएं। और इस सिस्टम से अगर हम चलते हैं तो हमारे जो उत्पाद खेती के आएंगे वो चाहे अन्न के रूप में आएँ, चाहे दाल के रूप में आएँ, चाहे सब्जी के रूप में आएँ, और चाहे हमारे फलों के रूप में आएँ, या हम जिन पशुओं का दूध पीते हैं उन पशुओं को उन उत्पादों को खिलाएं। इन उत्पादों को खिलाने से जो भी हमारा हम खाएंगे, मनुष्य जो भी खाएंगे ह्यूमन बॉडी में, उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं जाएगा। इसी तरह का अगर हम दूध पीते हैं गाय और भैंस का, तो उसमें भी दूध में भी कोई रेजिडुअल इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लिहाजा हम मानव जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कि कोई हमको दवा न लेनी पड़े जीवन में, इस तरह का हमारा शरीर होना चाहिए, तो कोई भी असाध्य रोग नहीं होगा। और हम उस पूरी सिस्टम को अगर अपना लें और किसान भाइयों को हम जगह जगह समय समय पर बताएं, और जो भी लोग बेरोजगार हैं इस सिस्टम से जो उत्पाद तैयार करना चाहें, वो व्यक्ति इस तरह से उत्पाद तैयार करके और मार्केट में 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर बिक्री करके अपना रोजगार भी कमा सकते हैं। इस तरह का सिस्टम चलाने के लिए आगरा शोध संस्थान पर इस तरह की जानकारियाँ और प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आप चाहें तो संपर्क करके इस तरह का प्रशिक्षण वहाँ लेकर के, जो भी व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में हैं और वो बेरोजगार हैं, तो इस सिस्टम को अपना करके खेती करके और इसको जो उत्पाद आएगा उसे मार्केट में अपना अलग से टैग दे करके बिक्री करना चाहें, तो शहर में इन चीज़ों की इस समय महती आवश्यकता है और आप ज़्यादा लाभ अर्जित करके अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं।